तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1177 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है टीसीबी स्कैन पे। वहां पर जाके तो उसको रीड कर सकता है। ये चैप्टर का टाइटल है फ्यूरी और उसके कवर पेज पे हमको रॉबिन दिखाई दे रही है कई सारे मोल्स के साथ। वो बेसिकली ट्रीज प्लांट कर रही है यहाँ पर। ये चैप्टर का जो इनिशियल का सेगमेंट है वो कम्प्लीटली फोकस कर रहा था डॉरी, ब्रॉगी, जोरो उस पूरे ग्रुप के ऊपर। हमको पता है प्रीवियस चैप्टर में कि किस तरीके से डॉरी और ब्रॉगी ने जब उन लोग डॉमी रिवर्सल के स्टेट में थे उन लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और उनका मतलब उन्हें जान चले जाता है। उन लोग एक्चुअल में उनका डेथ हो जाता है और बाद में उनको पता चलता है कि किस तरीके से डॉमी रिवर्सल स्टेट में अगर इंडिविजुअल का डेथ होता है तो उन लोग रिवर्ट होते हैं उनके ओरिजिनल स्टेट में। तो प्रीवियस चैप्टर के एंडिंग सेक्शन में हम देख रहे थे कि जोरो, डॉरी, ब्रॉगी और सब सारे जायंट्स जो बेसिकली नॉर्मल स्टेट में हैं उन लोग मतलब डिसाइड करते हैं कि उन लोग सब सारे जायंट्स के ऊपर अटैक करके उनको रिवर्स करेंगे उनके ओरिजिनल स्टेट में। तो ये चैप्टर के इनिशियल स्टेज में हम लोग वही देख रहे थे। हम लोग डॉरी को देख रहे थे फाइट करते हुए कई सारे जायंट्स के ऊपर। हम लोग ब्रॉगी को अटैक करते हुए देख रहे थे कई सारे जायंट्स के ऊपर। हमको जोरो यहाँ पर एक क्रेजी अटैक करते हुए दिखाई देता है एक जायंट के ऊपर। यार उसका सिर ही वो मतलब काइंड ऑफ टुकड़ों में बदल देता है। यहाँ पर जो अटैक किया है जोरो ने जायंट के ऊपर वो काइंड ऑफ एडवांस्ड वर्जन ऑफ एडवांस्ड डिमोनिक वर्जन ऑफ ओनिगिरी हमको दिखाई दे रहा था। यार ये बहुत ज्यादा एक कूल अटैक था जोरो के जरिए से। मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया वो पूरा सेगमेंट जोरो का। तो ये चैप्टर के स्टार्ट में जायंट्स और जोरो का ग्रुप का जो नॉर्मल स्टेट में उनका फोकस था कि उन लोग ज्यादा से ज्यादा जायंट्स को बेसिकली मार के उनको ओरिजिनल स्टेट में लेके आए। तो वही हम लोग करते हुए देख रहे थे उनको। यहाँ से हम लोग कट करके जाते हैं चॉपर के ग्रुप के पास जहाँ पर चॉपर और गबान दोनों लोग हैं। यहाँ पर काशी किसी के साथ फाइट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग जायंट्स को फाइट करते हुए देख रहे थे। तो एक टाइम आता है जहाँ पर ये पूरे फाइट में हमारा भाई चॉपर चिप इन करते हुए दिखाई देता है। चॉपर अपने मॉन्स्टर पॉइंट में जाके एक जायंट को पंच करता है और यहाँ पर बहुत ही एक वियर्ड चीज होता है मेरे भाई। जैसे ही चॉपर पंच करता है ये जायंट को, ये जायंट बेसिकली अपने ओरिजिनल स्टेट में रिवर्ट हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं हुआ है कि चॉपर ने अपने पंच के जरिए से ये जायंट को कंप्लीटली नॉकआउट करके उसको जान से मार दिया, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि हुआ है। यहाँ पर चॉपर ने एक काइंड ऑफ नॉर्मल पंच मारा था ये जायंट के ऊपर, पर ये जायंट हम लोग देखते हैं कि ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। पहले तो ये जायंट के ऊपर काइंड ऑफ आग लगते हुए हमको दिखाई देता है। बाद में कुछ सर्कल शेप में कुछ फॉर्म होता है और बाद में उसके ओरिजिनल स्टेट में रिवर्ट हो जाता है। मुझको पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, पर ये काइंड ऑफ वियर्ड था जो कुछ भी मैंने देखा चॉपर को करते हुए या चॉपर के सिचुएशन में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से जायंट फिर से रिवर्ट हुआ वो काइंड ऑफ रैंडम था, मुझे पता नहीं। यहाँ से हम लोग ट्रांजिशन करते हैं आउल लाइब्रेरी के पास जहाँ पर सांची और ग्रुप है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कलिंगम का सिर काट दिया है उसके शरीर से, उसका काइंड ऑफ टोर्सो भी अलग कर दिया है, उसका बॉडी को मतलब उन लोगों ने सेपरेट हिस्सों में बांट दिया है। ये उन लोगों ने किया है ताकि कलिंगम बेसिकली यहाँ पर रीजनरेट ना कर पाए। हम लोग देख रहे थे कि जिनबे के हाथ में कलिंगम का सिर था, वो बहुत ज्यादा फनी था क्योंकि हमको पता है प्रीवियस चैप्टर में किस तरीके से कलिंगम बात कर रहा था जिनबे के बारे में, फिशमैन के बारे में। तो ये काइंड ऑफ बहुत ज्यादा आयरॉनिक था। पर यहाँ पर कलिंगम फिर भी एम्प्टी थ्रेट्स पे एम्प्टी थ्रेट्स दिए जा रहा था वो जिनबे और सब सारे ग्रुप के ऊपर। यहाँ पर सांजी क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज बोलता है। वो बोलता है कि उसको बिलीव नहीं हो रहा है कि ये होली नाइट्स है जो बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे थे मारीचुआ को या उन लोग टेरराइज कर रहे थे एल्बेफ को। ये बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कलिंगम मतलब यहाँ पर बहुत ही आसानी से निपट गया है यार। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि सांजी ने अटैक मारा था, किक बेस्ड अटैक मारा था कलिंगम के ऊपर, और ये चैप्टर में देख रहे हैं हम कि कलिंगम हार गया है बेसिकली। ठीक है, तो मतलब जो पूरा ऑरा था होली नाइट्स का वो काइंड ऑफ फेड होते हुए हमको दिखाई दे रहा है यार। होली नाइट्स में डेफिनेटली बोलूंगा कि बहुत ज्यादा ही अंडरवेलमिंग लग रहे हैं यार मेरे को। जिस तरीके से ड्रैगन ने इनको हाइप किया था, मैं मतलब होली नाइट्स को सीरियसली इस वजह से भी ले रहा था क्योंकि ड्रैगन ने उनको बहुत ज्यादा हाइप अप किया था। ड्रैगन बोल रहा था कि हमको पता है कि किस तरीके से रेवोल्यूशनरी आर्मी ने पूरे मारीचुआ के सप्लाई चेन्स को चोक कर दिया था। तो बाद में ड्रैगन बोलते हुए दिखाई दे रहा था कि हम लोगों ने ये सब सारे चोक पॉइंट्स क्रिएट किया है, टेंशन क्रिएट किया है मारीचुआ में। तो अब वो बोल रहा था कि किस तरीके से होली नाइट्स को डिप्लॉय किया जाएगा सिचुएशन को संभालने के लिए। हमको पता है कि होली नाइट्स रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन के लिए मारीचुआ के ऊपर, और होली नाइट्स काइंड ऑफ अ गवर्निंग बॉडी भी है सब सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स के ऊपर। अगर कुछ केस वगैरह होता है तो होली नाइट्स बेसिकली रूल करते हैं उसके ऊपर। ये पूरे कलिंगम के सिचुएशन में जब सांजी ये क्वेश्चन उठाता है कि किस तरीके से होली नाइट्स काइंड ऑफ या इंसिनुएट कर रहा था किस तरीके से होली नाइट काइंड ऑफ वीक है या अंडरवेलमिंग है। यहाँ पर हम लोग फ्रैंकी को चिप इन करते हुए बोलते हुए दिखाई देता है कि फ्रैंकी बोलता है कि हम लोग मतलब स्ट्रांग बन चुके हैं, हम लोग एम्परर्स के क्रू है। तो यहाँ पर फ्रैंकी काइंड ऑफ हाइप अप कर रहा था चीजों को। ये जो पूरा फ्रैंकी और सांची के बीच में डायलॉग था कलिंगम को लेके, ये मेरे को काइंड ऑफ ओडा इंसर्ट भी लगा इन सेंस कि ओडा काइंड ऑफ वो एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ होली नाइट्स अंडरवेलमिंग है और वो काइंड
काइंड ऑफ सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है यार फ्रैंकी के डायलॉग के जरिए से। तो डेफिनेटली वो बोलूंगा कि होली नाइट्स बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग लगे हैं यार मेरे लिए पर्सनली। तो डेफिनेटली वो वैसा केस है। आउट लाइब्रेरी के पास जहाँ पर सांची और ग्रुप है वहां पर हमको लोकी और लूफी अराइव करते हुए दिखाई देते हैं। लोकी और लूफी का एंट्री होता है, सब सारे लोग लोकी को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि नामी बहुत ज्यादा लेक्चर भी देती है लोकी को। वो बोल रही थी किस तरीके से, क्योंकि लोकी उसका ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ है और वो मतलब बार बार फायर ब्रीथ करते जा रहा है। टेक्निकली वो लाइटनिंग ब्रीथ करता है पर हमको पता है कि वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है जिसकी वजह से फायर काइंड ऑफ बर्स्ट आउट हो रहा है। तो नामी यहाँ पर चिल्ला रही थी, वो बोल रहे थे कि उसका मतलब ही क्या है, अगर हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एल्बेफ को तो मतलब ऐसे प्रोटेक्ट करना चाहिए कि मिनिमम डैमेज हो। तू तो मतलब प्रोटेक्ट करने के चक्कर में तो सब सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। नामी यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा एक रेंट पे जाते हुए दिखाई देती है और वहां पर हमको एक क्यूट मोमेंट भी दिखाई देता है जहां पर जो लोकी का स्क्विरल है, जो रातातोत्स्कर है, जो उसका हैमर है, वो और लूफी काइंड ऑफ नामी के रेंट को सुन रहे थे और वो काइंड ऑफ टेरिफाइड हमको दिखाई दे रहे थे। वो बहुत ज्यादा एक फनी और स्वीट मोमेंट भी था यहाँ पर। ये सब सारी चीजों में हमको नामी डायरेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं जूस को बताते हैं कि एल्बेफ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा आग लग रहा है तो जूस जाए और वहां पर रेन लेके आए ताकि बेसिकली वो मतलब पूरे एरिया को जलने से बचाए। ये सब सारी चीजों के बीच में हम लोग लूफी और लोकी के बीच में भी थोड़ा चौथियाबा देखते हैं। जब नामी डांट रही थी लोकी को लूफी को, तो हम देखते हैं कि लूफी गुस्से में आके लोकी को डांटने लगता है। इवेंचुअली हम देखते हैं कि लोकी बहुत ज्यादा, हमको पता है लोकी बहुत ज्यादा एरोगेंट कैरेक्टर है तो लोकी बेसिकली लाइटनिंग ब्रेथ अटैक मारता है लूफी के ऊपर, पर वो लूफी के ऊपर कुछ काम नहीं आता है क्योंकि लूफी उसके ऊपर लाइटनिंग कुछ काम नहीं करता है। हमको पूरा स्काइपिया का सेगमेंट पता है एनिल को लेके। यहाँ से हम ट्रांजिशन करते हैं ईमो और ब्रुक के पास। हमको पता है कि ईमो ने अटैक किया था ब्रुक के ऊपर। हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ब्रुक जमीन पे था पर यहाँ पर उसाप आया था ब्रुक के पास। ये पूरा सेगमेंट काइंड ऑफ ओडा यहाँ पर हाईलाइट कर रहा था हमारे भाई उसाप के कैरेक्टर को। फाइनली उसाप को कुछ तो मिल रहा है यार, एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है। ये मतलब यही मिले तो भी मैं ठीक हूँ यार कि कुछ तो करे उसाप। यहाँ पर हमको उसाप बहुत ही ब्रेव स्पीच देते हुए दिखाई दे रहा था ईमो के सामने। वो बोलता है कि किस तरीके से ईमो अंडर हैंडेड टैक्टिक्स यूटिलाइज कर रहा है एल्बेफ को अपने डोमिनियन में लाने के लिए। उसाप बहुत ज्यादा गुस्से में इस वजह से था क्योंकि वो बोल रहा था कि किस तरीके से एल्बेफ वॉरियर नेशन है और वो लुक अप टू करता है एल्बेफ को, वो एडमायर करता है एल्बेफ को। तो यहाँ पर हम लोग उसाप को एक अच्छा खासा स्पीच देते हुए दिखाई दे रहे थे ईमू को। और हम देखते हैं कि हमारा भाई उसाप एक ब्लास्ट बेस्ड अटैक भी मारता है वो ईमू के ऊपर। ईमू के ऊपर थोड़ा बहुत डैमेज होता है इन अ सेंस कि हमको पता है ईमू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसाप ज्यादा कुछ रियल डैमेज नहीं दे पाएगा ईमू स्लैश कुंकू के ऊपर। पर हम देखते हैं कि उसाप के ब्लास्ट के वजह से ईमू थोड़ा मतलब डिसइंटीग्रेट होता है, उसका फेस सेक्शन, उसका शोल्डर सेक्शन थोड़ा डिसइंटीग्रेट होता है। पर ईमू मतलब बहुत ही फास्ट है यार। तो ईमू बेसिकली आके नॉकआउट कर देता है उसाप को। तो उसाप और ब्रुक दोनों लोग जमीन पे थे। ये पूरे सिचुएशन में हम लोग लोकी और लूफी को अराइव करते हुए देखते हैं ब्रुक, उसाप और ईमू के लोकेशन पे। यहाँ पर जैसे ही लूफी देखता है उसाप और ब्रुक को जमीन पे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हमको बहुत ही एक एपिक शोडाउन दिखाई देता है। ईमू जैसे ही देखता है लूफी और लोकी को, वो उनको एज नीका और नीहॉग बोल के रिफर कर रहा था। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकली यहाँ पर ईमू बोलता है, वो बोलता है नीका नीहॉग सबमिट और पेरिश, दिस बैटल शाल डिवाइड द वर्ल्ड। ये बहुत ही एक क्रेजी लास्ट पैनल था जिस तरीके से लास्ट पैनल को हाईलाइट किया गया है। ये मतलब डेफिनेटली बहुत ही एक एपिक क्लैश होने वाला है लूफी लोकी और ईमू स्लैश गुंको के बीच में। तो मेरे भाई ये चैप्टर कुछ इस तरीके से खत्म होता है। मेरे लिए पर्सनली 7.5 वाला चैप्टर था ये। मेरे को लगता है कि ओडा काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज कर रहा है। मुझे पता नहीं है कि ओडा कैसे सेंस करता है ऑडियंस का पल्स, या मतलब वो उसके कंसिडरेशन में भी रहता है कि नहीं। पर ये चैप्टर को रीड करके ऐसा लग रहा है कि ओडा काइंड ऑफ वो कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, काइंड ऑफ वो एक्नॉलेज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सांची और फ्रैंकी के जरिए से एक्नॉलेज कर रहा है कि होली नाइट्स काइंड ऑफ अंडरवेलमिंग है। बाद में हमको जिस तरीके से उसाप का इनकॉर्पोरेशन दिखाई दे रहा था इस पूरे चैप्टर में, कई सारे लोग और मैं उनमें से हूँ जो बोल रहे थे कि उसाप को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए पूरे आर्क में। तो ये हमको चैप्टर में उसाप का भी थोड़ा रोल दिखाई दे रहा था। डॉमी रिवर्सल का जो एस्पेक्ट था जो प्रीवियस चैप्टर में हम देख रहे थे, एक्सप्लेनेशन था, वो मेरे को उतना पसंद नहीं आया था। पर ये चैप्टर में हम लोग चॉपर को नॉकआउट करते हुए देखते हैं एक जायंट को, और वो उसको ओरिजिनल स्टेट में पहुंचता है। उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझको। ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है ईमू वर्सेस लूफी और हमारे भाई लोकी के शोडाउन के साथ। मेरे को पता नहीं यार, मैं एक्साइटेड हूँ बट आई डोंट नो, आई एम नॉट जंपिंग आउट ऑफ माय सीट और एनीथिंग बाय लुकिंग एट दिस मैन। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। मेरे को एक तरीके से ये पूरे मैचअप का कॉन्सिक्वेंस उतना हैवी नहीं लग
रहा है। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर लूफी और लोकी बहुत ज़्यादा खतरे में है। मेरे को ऐसा लग रहा है ये पूरे कन्फ्रंटेशन को देख के कि इवेंचुअली हाँ थोड़ा बहुत स्ट्रगल होगा, पर ईमू बेसिकली गुंडको के बॉडी से रिट्रीट करके फिर से मारीजुआ चले जाएगा। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीज़ें बात करना चाहता था ये पूरे चैप्टर को लेके। मैं यहाँ पर एक बात ये भी बोलना चाहता हूँ, जो वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 जो था, जो रिसेंटली आया था, वो मेरे को उतना पसंद नहीं आया यार। मैंने एक एपिसोड देख के उसको ड्रॉप कर दिया। पहला सीजन तो मतलब मैं काफ़ी हद तक एंटरटेन कर पा रहा था। सेकंड सीजन का पहला एपिसोड मैंने देखा इस वजह से क्योंकि जो बगी का कैरेक्टर है वो मतलब बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया उसने उसने काफ़ी एंटरटेन रखा मेरे को। और जो स्मोकर का रोल प्ले कर रहा है वो भी काफ़ी कूल था। ड्रैगन का जो रोल प्ले कर रहा है वो मेरे को मतलब बकवास लगा। जब मैं सेकंड एपिसोड पे गया तब मैंने जब लूफी को देखा, हमको पता है कि उन लोग रिवर्स माउंटेन से जाते हैं, लब उनको मिलते हैं, वो सब सारी चीज़ें, तो मतलब जो लूफी का कैरेक्टर प्ले कर रहा है इनाकी गोदो है, वो मेरे को उतना पसंद नहीं आया। ही इज जस्ट नॉट ग्रोइंग ऑन मी मैन। तो मैंने पूरे सीजन को ड्रॉप कर दिया। आई जस्ट कुड नॉट वॉच इट। मैं बोलूँगा डेफिनेटली कि मे बी मैं 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद मे बी मैं मतलब रैंडमली पिकअप करूँ और देखूँ उसको। बट मेरा जो ओपिनियन है सीजन 2 को लेके, इट्स जस्ट सिंपली नॉट फॉर मी। मे बी इट इज़ फॉर यू बट इट डज नॉट वर्क आउट फॉर मी। यहाँ पर जो और एक बात मैं मेंशन करना चाहता था वो था ओडा का इंटरव्यू एज अ प्रमोशनल मटेरियल, एज अ प्रमोशन फॉर वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2। हमको इनाकी गोदोई जो लूफी का कैरेक्टर है लाइव एक्शन में, वो बेसिकली इंटरव्यू करता है ओडा को। और ओडा इस पूरे इंटरव्यू में एक बात बोलता है कि वन पीस मांगा को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए ऑडियंस। वो बेसिकली ओडा बोल रहा था कि किस तरीके से मांगा वेस्ट ऑफ टाइम है, वो बेसिकली रीडर्स का टाइम वेस्ट करना चाहता है और वो किंग है टाइम वेस्ट करने का। तो ये पूरे चीज का है। अगर तुझको पता रहेगा, अगर तू वन पीस फैन है, तुझको पता रहेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये पूरे चीज से जो मैं समझ पा रहा था, जिस तरीके से मैंने इसको इंटरप्रेट किया, वो ये था कि ओडा बोल रहा है कि अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा मैनेज करके रखो जब बात आता है वन पीस मांगा को लेके। तो मतलब आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू पैन आउट इवेंचुअली, बट हम लोग वन पीस के फाइनल स्ट्रेच ऑफ द चैप्टर्स में है, फाइनल स्ट्रेच ऑफ द आर्क्स में है। तो डेफिनेटली बोलूंगा कि जो कुछ भी हमारा एक्सपेक्टेशन है वो हमको मैनेज करके रखना चाहिए यार। डेफिनेटली कई सारे मोमेंट्स आएगा जहाँ पर हमको चीज़ें मे भी पसंद ना आए, मे बी कई सारे कैरेक्टर्स कुछ करे हमको पसंद ना आए, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ फंडामेंटली वन पीस को यूनिक बनाता है, जो स्पेशल बनाता है, वहाँ से ओडा डिविएट ना करे। पर ये सब सारी चीज़ें था यार। मैं मतलब और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बोल सकता हूँ बट मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। लेट्स जस्ट रन विद द सीरीज दैट वी हैव बीन फॉलोइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम मैन। ये सब सारी चीज़ें चलता रहेगा। पर तो हमेशा याद रखे तेरा भाई VR पे ख्याल रख अपना। पीस मेरे भाई।